प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने एक का लेसन पूरा किया था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं दो का लेसन। दो का लेसन है अमल क्षारक तथा लवण। दो का लेसन क्या है अपना? अमल, क्षारक तथा लवण। देखो जनरली पहले इनकी परिभाषाओं का जिक्र कर देता हूं मैं कि अमल क्या होता है। कि वह पदार्थ जो जलीय विलयन में कौन से आयन देता है? H+ आयन देता है, क्या कहलाता है? अमल कहलाता है। कि वह पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं क्या कहलाते हैं? अमल कहलाते हैं। दूसरे हैं क्षारक। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। ये होते हैं नीले लिटमस को लाल करने वाले। नीले लिटमस को कैसा करते हैं? लाल। नीले लिटमस को लाल करते हैं और ये लाल लिटमस को नीला करते हैं। नीले लिटमस को लाल करते हैं और ये लाल लिटमस को नीला करते हैं। ये स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं और ये स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। देखो कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ देते हैं यानी हाइड्रोजन धनायन देते हैं उसको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे अम्ल। और क्षारक हम किसको कहेंगे? जो जलीय विलयन में क्या देते हैं? OH- देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्षारक। जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को क्या करते हैं? लाल करते हैं और स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। और जो क्षारक होते हैं वो क्या होते हैं? OH आयन देते हैं, लाल लिटमस को नीला करते हैं और स्वाद में कड़वे होते हैं। ये बात याद रखने का एक तरीका याद रख लो, अनील अमल होता है वो नीले को लाल करता है, बाकी दूसरा उल्टा हो जाएगा। यानी अमल नीले को क्या करता है? लाल करता है। ठीक है, ये जनरली परिभाषाएं हुई। अब देखो यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात है कि एक तो होता है क्षार। कई बुकों में क्षार लिखा हुआ मिलता है, कईयों में क्षार। जनरली हम एक ही मान लेते हैं कि क्षार और क्षारक एक ही होते हैं, किंतु यहाँ एक ध्यान देने की बात है कि क्षार और क्षारक में अंतर क्या है। देखो वैसे तो एक ही मानते हैं दोनों को, किंतु जनरली जो अंतर देखा जाता है मुख्य रूप से वो क्या अंतर कि जो क्षारक यानी जो क्षारक पानी में घुल जाते हैं, क्या? जो क्षारक पानी में घुल जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? जो क्षारक पानी में घुलेंगे वो कहलाएंगे क्षार। जो क्षारक पानी में घुल जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम क्षारक कहते हैं। देखो जो क्षारक, देखो यहाँ एक साइड में क्षार है और एक साइड में क्षारक है। देखो वैसे तो क्षार और क्षारक होता एक है, यानी जो क्षारक के पानी में घुलते हैं वही क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। सॉरी, क्षारक गलत बोल दिया। जो क्षारक पानी में घुल सकते हैं यानी जो क्षारक पानी में घुल सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। ये अंतर है क्षार और क्षारक। ठीक है ना? तो अमल और क्षारक की हमने परिभाषा पढ़ी, फिर हमने क्षार और क्षारक के बारे में डिस्कस किया कि क्षार और क्षारक क्या होता है। कि क्षार वो होता है जो पानी में घुल जाए, यानी वह क्षारक जो पानी में घुल जाता है क्या कहलाता है? क्षार। एक बार लिख देता हूं कि वह क्षारक जो पानी में घुल जाता है, क्या? जो क्षारक पानी में घुल जाता है उसे हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। ध्यान रखना इस बात कि क्षार और क्षारक में अंतर क्या है कि क्षार तो सारे जितने हैं क्षारक में वो है ही, जिन कैटेगरी के ये सार ये नियम पालन हो रहा है। लाल लिटमस को नीला, स्वाद में कड़वा। किंतु क्षार और क्षारक में अंतर पूछे तो क्या कहेंगे कि ऐसे क्षारक जो पानी में घुलते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षार। ये जनरली बातें पूरी हुई। अब देखो हम अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं और पहचान करने के लिए जिन पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है या जिन पदार्थों का हम उपयोग में लाते हैं
कि अम्ल तथा क्षारकों की उपस्थिति को सूचित करने के लिए या उनकी पहचान करने के लिए हम जिन पदार्थों को काम में लाते हैं वो पदार्थ होते हैं सूचक। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं सूचक के बारे में। देखो, अम्ल और क्षार के बारे में जनरली आपको बता दिया कि अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है। अब देखो, अब अपना टॉपिक पाठ का यहां से स्टार्ट होता है। अम्ल क्षारक सूचक, अकेले सूचक भी बोल सकते हैं इनको। आपको क्वेश्चन करे कि अम्ल क्षारक सूचक क्या है या अम्ल क्षारक सूचक किसे कहते हैं, या सीधा क्वेश्चन पूछ रहे सूचक किसे कहते हैं, तो आंसर एक ही रहना है। देखो क्या होता है सूचक, कि वे पदार्थ, क्या, कि वे पदार्थ या तो खुद डाई के रूप में हो यानी रंग के रूप में हो, रंजक हो। देखो, रंजक और रंग में थोड़ा सा अंतर होता है। रंजक क्या होता है, जो किसी चीज को रंगने के काम होता है, और रंग क्या होता है, ऊपर किसी चीज के हम कर देते हैं, उसका स्थायित्व। रंजक एक स्थायी रंग है, स्थायित्व लाता है। तो रंजक जिसको हम डाई भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाई। या तो रंजक होगा या रंजकों का मिश्रण होगा। कई रंजक मिलकर के एक मिश्रण मिक्सर बनाएंगे, या तो मिक्सर के रूप में हो या अकेला रंजक हो। कि वे पदार्थ जो क्या होते हैं, रंजक या रंजकों का मिश्रण होते हैं। क्या कहेंगे हमें, कि वे पदार्थ जो या तो रंजक, रंजक क्या होता है, डाई, रंगने वाला। रंजक क्या होता है, रंगने वाला यानी डाई। वे पदार्थ जो या तो खुद रंजक होते हैं या कई रंजकों से मिलकर बना हुआ एक मिक्सर होता है, जिनका उपयोग किसमें किया जाता है, अम्ल तथा क्षार, जिनका उपयोग अम्ल तथा क्षारक की उपस्थिति को सूचित करने में किया जाता है। जैसा नाम से स्पष्ट है कि वे पदार्थ जो रंजक या रंजकों का मिश्रण होते हैं, क्या कहेंगे, कि वे पदार्थ जो रंजक, रंगने वाले, रंजक या रंजकों का मिश्रण होते हैं, जो, और उनका उपयोग किसमें, जिनका उपयोग अम्ल तथा क्षारक की उपस्थिति को सूचित करने में, यानी यहां अम्ल क्षारक है, यानी इस विलयन में अम्ल क्षारक है या नहीं, उनकी उपस्थिति को इन्फॉर्म या सूचित करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, अम्ल क्षारक सूचक या अकेला सूचक शब्द भी इस्तेमाल कर। देखो वापिस, कि वे पदार्थ जो या तो रंजक होते हैं या रंजकों का मिश्रण होते हैं, वे पदार्थ जो रंजक या रंजकों का मिश्रण होते हैं तथा जिनका उपयोग किसमें किया जाता है, अम्ल तथा क्षारक की उपस्थिति को सूचित करने में किया जाता है, क्या कहलाते हैं, अम्ल क्षारक सूचक यानी सूचक कहलाते हैं। अकेला सूचक शब्द भी यूज कर सकते हैं। अब कभी कभी पूछ लेता है प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक। तो जैसा नाम से स्पष्ट है कि प्राकृतिक तो प्रकृति में पहले से ही मौजूद होते हैं। देखो, जो अपने किसी केमिकल से बने हुए नहीं, वो क्या होते हैं, प्राकृतिक। जैसे एक लाल पत्ता गोभी आती है, देखो जनरली यहाँ अपने क्षेत्र में तो नहीं मिलती है, किंतु जो लाल पत्ता गोभी होती है वो रंग छोड़ती है, अपनी जो गोभी है रंग नहीं छोड़ती। ऐसे मान लो कि जो अपने आलू बुखारा होता है जी सेम वैसा ही रंग होता है। कभी कभी यहाँ भी आ जाता है लाल जो पत्ता गोभी होती है, कभी कभी मार्केटों में यहाँ भी आ जाती है। लाल पत्ता गोभी के ऊपर जब हम अंगुली रगड़ते हैं, यानी या अंगुली के ऊपर उसका पत्ता रगड़ते हैं, तो वो रंग छोड़ देता है। यानी लाल पत्ता गोभी एक प्राकृतिक सूचक है। कौन सा सूचक है, प्राकृतिक सूचक है। कभी कभी पूछ लेता है प्राकृतिक सूचकों के कोई दो उदाहरण लिखिए, या 3-4 दे देगा नीचे और पूछ लेगा कि प्राकृतिक तथा कृत्रिम सूचक छांटिए। तो प्राकृतिक सूचक देखो क्या होगा, प्राकृतिक सूचक क्या है, लाल जो पत्ता गोभी है वो अपना क्या है, प्राकृतिक सूचक है। लाल जो पत्ता गोभी है वो क्या है, अपना प्राकृतिक सूचक है। हल्दी है, हल्दी है वो कौन सा है, प्राकृतिक सूचक। कई पौधों के जो फूल होते हैं उनकी जो पंखुड़ियां होती हैं
वो भी प्राकृतिक सूचक का काम करते हैं। यहां से अलग क्वेश्चन उठा लेता है कि वे कौन से पौधे हैं जिनकी फूलों की पंखुड़ियों का इस्तेमाल किसमें किया जाता है, सूचक के रूप में या प्राकृतिक सूचक के रूप में होता है। तो ये जो दो पादप हैं ये कौन कौन से हैं, एक तो पिटूनिया है, पिटूनिया समुद्री पादप है ये, और दूसरा जो पादप है वो जेरानियम है, जेरानियम। ये समुद्री पादप है दोनों, पिटूनिया और जेरानियम। इनके फूलों की पंखुड़ियां, इनके फूलों की जो पंखुड़ियां होती हैं, फूलों की पंखुड़ियां, उनका उपयोग किसके रूप में किया जाता है, प्राकृतिक सूचक के रूप में। कि वे सूचक जो प्रकृति में ही उपलब्ध रहते हैं क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। परिभाषा तो अम्ल क्षारक सूचक की होगी, किंतु प्राकृतिक सूचक के अपने को क्या पूछ सकता है, उदाहरण पूछ सकता है। तो बताओ प्राकृतिक सूचक के उदाहरण क्या होंगे, लाल पत्ता गोभी होगी, हल्दी होगी, और पिटूनिया व जेरानियम जो पौधा होता है उसके फूलों की जो पंखुड़ियां हैं वो भी किसका काम करेगी, प्राकृतिक सूचक का काम करेगी। ठीक है, अब देखो, अब हम चलते हैं कृत्रिम सूचक पर। किनमें कृत्रिम सूचक कौन से, जैसा नाम से स्पष्ट है कृत्रिम सूचक एक रसायन के रूप में होगा। जैसे जो अपना लिटमस है वो भी एक सूचक का काम करता है, रसायन नहीं है तो पेपर आ गया मान लो, रसायन भी हो सकता है, किंतु जो ज्यादातर लेबोरेटरियों में यूज होता है वो क्या होता है, कृत्रिम सूचक होता है। देखो कृत्रिम सूचक क्या है, लिटमस जो पेपर होता है वो भी कृत्रिम सूचक का काम करता है। पहचान कैसे करेगा कि अम्ल होगा वो नीले को लाल करेगा, और क्षार होगा वो लाल को क्या करेगा, नीला करेगा। यानी कृत्रिम सूचक कौन है, लिटमस है। दो रसायन हैं, मेथिल ऑरेंज, रसायन का नाम है मेथिल ऑरेंज, और एक है फिनोप्थेलिन, ये संकुल के रूप में थोड़े फिनोप्थेलिन। इनके सूत्र बहुत लंबे चौड़े होते हैं जाल के रूप में, तो छोटा सूत्र कोई नहीं लिखा जा सकता इनका। तो नाम ही याद रखना है, लिटमस, फिनोप्थेलिन और मेथिल ऑरेंज। जैसा नाम से स्पष्ट है ऑरेंज, ये कैसा होता है, नारंगी रंग का होता है। तो देखो अपने प्राकृतिक सूचक के उदाहरण कौन से हुए, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, पिटूनिया और जेरानियम या जेरानियम। जो पौधे के फूल की जो पंखुड़ियां होती हैं वो किसका काम करती हैं, वो प्राकृतिक सूचक का काम करती हैं। अब देखो जो अपना कृत्रिम सूचक होता है कौन होता है, जो कृत्रिम सूचक होता है वो लिटमस पेपर कृत्रिम सूचक का काम करता है, और जो फिनोप्थेलिन होता है और मेथिल ऑरेंज ये किसका काम करते हैं, कृत्रिम सूचक का काम। तो हमने पहले पढ़ा अम्ल क्षारक सूचक, फिर उनके उदाहरण देखे, दो रूप में पढ़े उदाहरण, एक तो हमने प्राकृतिक सूचक के रूप में और दूसरे उदाहरण कौन से थे, कृत्रिम सूचक के रूप में। एक सूचक और होते हैं गंधीय सूचक, क्या होते हैं, गंधीय सूचक। देखो हम गंधीय सूचक किनको कहेंगे कि वे पदार्थ जो अम्ल या क्षार में डालने पर उनकी गंध को परिवर्तित, खुद की गंध परिवर्तित, कि वे पदार्थ जो अम्ल तथा क्षार में डालने पर गंध परिवर्तित कर देते हैं। ज्यादातर तो अपनी गंध परिवर्तित करते हैं, कभी कभी अम्ल क्षार की भी कर देते हैं, किंतु यहाँ आप लिखना ऐसा ही कि वे पदार्थ जो अम्ल या क्षार में डालने पर क्या होते हैं, गंध को परिवर्तित कर देते हैं, गंधीय सूचक कहलाते हैं। वही क्वेश्चन उठा लेता है, गंधीय सूचक के कोई दो उदाहरण लिखिए। तो अपने दैनिक जीवन में जो प्याज होता है वो गंधीय सूचक का काम करता है। प्याज होता है वो कौन सा सूचक है, गंधीय सूचक। और दूसरा होता है अपने जो लौंग का तेल होता है, लौंग का तेल, नीचे लिख देता हूं, कौन से सूचक हैं, गंधीय सूचक। गंधीय सूचक कौन से हैं, प्याज है, अपने लौंग का तेल है, ये कौन है, ये गंधीय सूचक, लौंग का तेल और प्याज। ये उदाहरण हुए आपके प्राकृतिक सूचक के कोई दो उदाहरण, याद रख लो। कृत्रिम सूचक के कोई दो उदाहरण, गंधीय सूचक के कोई दो उदाहरण। यानी प्राकृतिक सूचक, गंधीय सूचक, कृत्रिम सूचक। प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचकों को अम्ल क्षारक सूचक, वैसे सारे के सारे अम्ल क्षारक सूचक हैं। गंधीय सूचक की अलग से एक परिभाषा बना दी, वैसे प्राकृतिक और कृत्रिम की भी बन सकती है, जो प्रकृति में उपलब्ध होते हैं और जो प्रयोगशालाओं में पाए जाते हैं।
तो ये अपना कौन सा टॉपिक पूरा हुआ? अम्ल क्षारक सूचक। और इसके साथ साथ में एक चीज पूरी और हुई। कौन सी चीज पूरी हुई? कि अम्ल क्षारक क्या होते हैं उनके बारे में बताया। तो ये अपना टॉपिक हो गया अम्ल क्षारक सूचक। देखो वापिस, अम्ल क्षारक सूचक हम किसको कहेंगे? अम्ल क्षारक की परिभाषा तो कॉमन हो गई। अम्ल किसको कहेंगे? कि जो जलीय विलयन में H+ देता है, नीले लिटमस को लाल करता है, स्वाद में खट्टा होता है। और क्षारक किसको कहेंगे? जो क्या होता है? जलीय विलयन में OH- देता है और जो लाल लिटमस को नीला करता है और स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है। अब देखो क्षार और क्षारक में अंतर बताया। जो क्षारक पानी में घुल जाते हैं वो क्षार कहलाते हैं। ठीक है। अब देखो अपना जनरली वे में जो हेडिंग चल रही थी अम्ल क्षारक सूचक, कि वे पदार्थ जो या तो रंजक होते हैं या रंजकों का मिश्रण होते हैं तथा जिनका उपयोग किसमें किया जाता है? अम्ल क्षार की उपस्थिति को सूचित करने में किया जाता है। क्या कहलाते हैं? अम्ल क्षारक सूचक कहलाते हैं। अब देखो प्राकृतिक सूचक लाल पत्ता गोभी, हल्दी, पिटूनिया और जेरानियम फूलों की पंखुड़ियां। और जो कृत्रिम सूचक है वो लिटमस पेपर है, मेथिल ऑरेंज है और फिनोल्फथालीन है। और गंधीय सूचक है प्याज है, एक वेनिला होता है और एक लौंग का तेल। तीन उदाहरण बता दिए सभी के, आपको दो याद रख लोगे तो भी काफी। ठीक है। अब हम अगले टॉपिक पे पहुंचते हैं। अगला टॉपिक है कि अम्ल और जो क्षार होते हैं वो धातुओं से अभिक्रिया कैसे करते हैं। धातु से पढ़ लेते हैं। अम्ल की धातु से अभिक्रिया, वैसे तो पहले तो अम्ल तथा क्षार दोनों की है, किंतु पहले हम अम्ल की पढ़ेंगे और फिर क्षारक की पढ़ेंगे। अम्ल की धातु से अभिक्रिया, अम्ल की धातु से अभिक्रिया, जो अम्ल होता है वो धातु से अभिक्रिया करेगा। यानी अम्ल प्लस धातु, ये मान लो कि अम्ल प्लस धातु कि अम्ल धातु से क्रिया करके लवण बनाएगा। क्या बनाएगा? लवण बनाएगा और H2 गैस से बाहर निकलेगा। क्या? अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। जैसे ये अम्ल ले लिया मैंने H2SO4 और इसकी क्रिया धातु से करवा दी Zn से, तो लवण बन गया ZnSO4 और बाहर क्या निकल गई? H2 गैस। देखो ये प्रयोग के द्वारा हम समझाते हैं। जैसे ये मान लो एक पात्र है, डायग्राम पूरा बना लेता हूं ये बिठा करके। यहाँ स्टैंड लगा हुआ है, यहाँ एक टेस्ट ट्यूब लगी हुई है। मान लो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने दानेदार Zn डाल दिया और Zn के ऊपर क्या डाल दिया? H2SO4। यहाँ से नलकी लगा करके यहाँ एक पात्र रख दिया। इस पात्र में हम गैस जार लगा देते हैं। फिलहाल इस पात्र को हम खुला छोड़ा, इस तरह से नलकी को खुला पात्र में रख दिया। पात्र भी खुला है और नली भी खुली। अब यहाँ Zn और H2SO4 क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? अभी भी बताया था कि Zn और H2SO4 की जब क्रिया होगी तो क्या बनेगा? ZnSO4 बनेगा। क्या बनेगा? ZnSO4 बनेगा। और ZnSO4 तो परख नली में रह ही जाएगा और जो H2 है वो कहां चला जाएगा? बाहर निकल जाएगी। अब ये H2 यहां से होती हुई, ये H2 कहां से? यहां से होती हुई कहां जाती है? इधर निकलती। तो इधर निकलती है तो बाहर निकलेगी। अब यहाँ एक हम मोमबत्ती लेते हैं, जलती हुई मोमबत्ती लाते हैं और जलती हुई मोमबत्ती लाते हैं तो H2 गैस है ये खुद जलने लगती है इस तरह से, फट फट की आवाज के साथ जलती। तो कभी कभी पूछ लेता है कि फट फट की आवाज के साथ कौन सी गैस जलती है? H2। आपको पहले भी बताया होगा कि जो ऑक्सीजन जो गैस होती है वो जलाने में सहायक होती है और हाइड्रोजन जो गैस होती है वो खुद जलती है। हाइड्रोजन गैस होती है वो क्या होती है? वो खुद जलती है, जबकि ऑक्सीजन जलाने में सहायक होती है। टेस्ट ट्यूब के अंदर Zn और H2SO4 डाला, क्रिया की तो क्या बना? ZnSO4 बना। और ZnSO4 बनने पर H2 गैस बाहर निकली जो यहाँ से होती हुई नली से आई। यहाँ इसकी हमने पहचान कर ली कि गैस के पास से, अब देखो यहाँ के गैस उठ जाएगी तो इसमें साबुन का घोल भर देते, यानी साबुन के जागों के साथ निकलेगी वो। तो साबुन के जागों के साथ जब हम
जलती हुई मोमबत्ती उसके पास में ले जाते हैं गैस के, तो गैस फट फट की ध्वनि के साथ जलती है। गैस क्या होती है? फट फट की ध्वनि के साथ जलती है। ये अपना क्या हुआ? अम्ल की धातु से अभिक्रिया, यानी अम्ल धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण बनाता है तथा H2 मुक्त होती है। अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण बनाता है तथा H2 बनती है। H2 की पहचान कैसे करते हैं वो बता दिया कि जब परत नली से निकलती हुई या गैस जाग से निकलती हुई गैस के मुख पर जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं तो वह फट फट की ध्वनि के साथ जलती है। तो जो फट फट की ध्वनि के साथ जलेगी वही गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। यह हाइड्रोजन गैस की पहचान है। क्या है? हाइड्रोजन गैस की पहचान। ठीक है। अब हम क्षार की अभिक्रिया करते हैं। क्षार धातु से अभिक्रिया करके क्या बनेगा? देखो ध्यान रहे, अभी अभी बताया था कि अम्ल होता है वो धातु से अभिक्रिया करके, अभी भी क्या बताया था कि जो अम्ल होता है वो धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण बनाता है तथा H2 मुक्त होती है। ठीक यही प्रोसीजर क्षार का होता है कि क्षार धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? लवण बनाता है तथा H2 मुक्त होती है। किंतु यहाँ एक बात ध्यान रहे, क्या रहे? यहाँ एक बात ध्यान में रहे कि जो क्षार होता है वो सभी धातुओं से अभिक्रिया नहीं करेगा। बस क्षार होगा वो भी क्या करेगा? वो भी धातु से अभिक्रिया करके लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस क्या होगी? मुक्त होगी। किंतु सभी धातुओं से क्षार अभिक्रिया करे ये जरूरी नहीं है। देखो Zn है, इसकी अभिक्रिया हमने NaOH से करवा देते हैं तो क्या बनता है? बनता है Na2ZnO2। इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। क्या होता है? सोडियम जिंकेट। देखो वापिस कि Zn होता है वो NaOH से अभिक्रिया करेगा और क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट बनेगा और H2 गैस से बाहर निकले जाए। इसका नाम है सोडियम जिंकेट। क्वेश्चन पूछ लेता है सोडियम जिंकेट का सूत्र लिखिए, या ये पूछ लेता है क्या होता है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जस्ते से होती है? यानी जब जस्ते के ऊपर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो किसका निर्माण होता है? सोडियम जिंकेट का निर्माण होता है और H2 गैस क्या निकलती है? बाहर निकलती है। ये अपना क्या हुआ? Zn की NaOH से। ठीक है। क्वेश्चन आता है वो कैसे आता है? या तो सीधा पूछ लेता है कि सोडियम जिंकेट का सूत्र लिखिए, या क्वेश्चन आता है क्या होता है जब जस्ते की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाई जाती है। तो देखो Zn की अभिक्रिया हमने 2NaOH से करवाई, Na2ZnO2 बन गया। वही देखो यहाँ Na2ZnO2 क्यों बना? ऑक्सीजन पर -2 होता है, 2 पर कितना हुआ? -4। Zn पर +2, एक Na पर +1 होता है तो 2 पर +2, यानी +4 और -4 बराबर, यानी सोडियम जिंकेट बन गया। यानी Zn + 2NaOH, Na2ZnO2 और H2 गैस से बाहर निकल। यानी अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा तो भी लवण बनेगा और क्षार धातु से अभिक्रिया करेगा तो भी क्या बनेगा? तो भी लवण बनेगा। H2 मुक्त होगी दोनों कंडीशन में। किंतु क्षार में एक कंडीशन और है कि ये हमेशा जरूरी नहीं है कि क्षार धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाए? क्षार धातु से अभिक्रिया करके हमेशा लवण बनाए और H2 मुक्त करे। ठीक है। अब देखो ये धातु से अभिक्रिया पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट। देखो ये सूत्र है सोडियम कार्बोनेट का, यानी कार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा, यानी कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट। बाइकार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट दो धातु होगी साथ में तो धातु लगा देते, यानी अम्ल होगा वो धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करके क्या बनाएगा? लवण बनाएगा और H2O और CO2 क्या निकलेगी?
भार। ये बात याद रखनी है कि अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करके लवण बनाता है तथा H2O पानी और CO2 गैस से बाहर निकलती। वहां H2 निकल रही थी या H2O निकल रहा है। देखो मैं अभिक्रिया के द्वारा आपको ये बताना चाहता हूं। अभिक्रिया के द्वारा देखो ये अपने पास अम्ल है HCl, इसकी क्रिया धातु कार्बोनेट से करवा दी, Na2CO3 लवण बन गया NaCl और बाहर क्या निकलेगा H2O प्लस CO2। यदि यहां धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, देखो धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट में अंतर इतना होता है, एक हाइड्रोजन और घुस जाता है। क्या घुस जाता है? एक हाइड्रोजन और घुस गया तो भी बनना यही है कि लवण बनेगा और H2O और CO2 बाहर निकले। यानी दोनों स्थिति में अभिक्रिया सेम है, बस संतुलित करने का तरीका अलग रहेगा। यानी अम्ल धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करके लवण बनाएगा और H2O तथा CO2 क्या होगी? बाहर निकलेगी। देखो संतुलित कर दो इसको, Na के 2 हैं तो इधर 2 लगा दिए और यहाँ 2, और ये पहले से ही संतुलित है, दोनों अभिक्रिया संतुलित। यहाँ Na के 2 थे, 2 लगा दिए, Cl के 2 हो गए तो इधर देखो। यानी क्या पढ़ा हमने कि जो अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, अम्ल होता है वो किससे अभिक्रिया करेगा? धातु कार्बोनेट, यानी ये सोडियम कार्बोनेट है, धातु मानी सोडियम है, या धातु की जगह ये सोडियम है, हाइड्रोजन कार्बोनेट क्रिया की क्या बनाया? सोडियम क्लोराइड बनाया, यानी लवण है सोडियम क्लोराइड, और जल और CO2 बाहर निकल गए। अब देखो यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, जो ये CO2 गैस निकलती है बाहर, ये CO2 गैस को हम चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं। अब दिक्कत ये आ गई कि चूने का पानी क्या आ गया? चूने का पानी हमने एक के लेसन में पढ़ा था कि जब बिना बुझे हुए चूने के अंदर हमने क्या डालते हैं? पानी डालते हैं, तो क्या होता है? बुझा हुआ चूना बनता है। वो बुझा हुआ चूना ही क्या है? चूने का पानी, जिसका उपयोग किसमें किया जाता था? सफेदी करने में। बताया भी था कि सफेदी करने में क्यों होता है? क्योंकि ये वातावरण में उपस्थित CO2 से क्रिया करेगा और CO2 से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, और कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा तो एक चमकीली परत के रूप में दीवारों पर जमे जाएगा। यानी यहाँ जिक्र चल रहा है चूने का पानी, यानी निकलने वाली गैस को, यानी उपरोक्त गैस इस गैस को हमें चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं। ये चूने के पानी का सूत्र है। जब निकलने वाली गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो चूने का जो पानी होता है वो दूधिया हो जाता है। चूने का पानी कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है। चूने का पानी कैसा हो जाता है? दूधिया। क्यों हो जाता है? ये कारण पूछता है कि CO2 गैस को जब चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। क्यों? देखो चूने का पानी दूधिया क्यों हो जाता है? क्योंकि जल में एविले कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। जब सफेद चीज जो जल में पूर्ण रूप से नहीं घुले उसको हम पानी में डालेंगे तो क्या होगा? दूधियापन आ जाएगा, यानी ये एविले होता है। जब चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो एविले कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। इसी कारण चूने का पानी क्या हो जाता है? दूध। किंतु यदि इस गैस को हम लंबे टाइम तक, यानी ज्यादा देर तक प्रवाहित करें तो क्या होता है? देखो यहां लिख देता हूं मैं नीचे, ये इतना तो प्रवाहित कर दी CaCO3 प्लस H2O, यानी पहले भी प्रवाहित की और वापस प्रवाहित कर दे, यानी ज्यादा देर तक हो गई। पहले भी की और बाद में तो डबल नहीं होगी क्या? तो यहां हमने CO2 गैस प्रवाहित करते वापस, तो चूने के पानी का दूधियापन समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि जल में विलय कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है? जल में एविले यहां पर बन रहा था सर, यहां जल में विलय घुलनशील क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो वापिस कि जो अम्ल होता है वो धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा,
क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, CO2 और जल बाहर निकलेंगे। ये अभिक्रियाओं से स्पष्ट है इसमें। ये अम्ल है, ये धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, लवण बनाया, H2 और CO2 बाहर निकले। फिर आगे चल करके क्या किया कि इस CO2 गैस को यदि चूने के पानी में प्रवाहित करते, चूने का पानी है, चूने के पानी में प्रवाहित करते तो चूने का पानी कैसा हो जाता है, दूधिया, क्योंकि एविले कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। जब लंबे समय तक इस गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो चूने के पानी का जो दूधियापन होता है वो समाप्त हो जाता है। चूने के पानी का दूधियापन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है जो जल में क्या होता है, विलय। ठीक है, ये अपना हुआ किसका, अम्ल की धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया। देखो जो अपना मार्बल होता है, मार्बल संगमरमर, चौक होता है, जो अपने चौक होता है, मार्बल यानी संगमरमर होता है, चूने का पत्थर होता है, वो सारे किसके रूप में, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में। यानी कैल्शियम कार्बोनेट के कोई दो रूप लिखे तो संगमरमर होता है, चौक होता है, और जो चूना होता है लाइमस्टोन यानी चूने का जो पत्थर होता है वो किस में आता है, कैल्शियम कार्बोनेट का ही रूप है। अब देखो एक उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, अम्ल और क्षार को आपस में मिला दो, जैसे ये क्षार है और ये अम्ल है, दोनों क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, लवण तथा जल। कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, इसे हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। कि अम्ल तथा क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। आज के लिए ये अपना टॉपिक पूरा हुआ और अगला टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। कोई समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या व्हाट्सएप पे ग्रुप पर मैसेज भेज सकते हो।